हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, सबकी गर्मी की छुट्टियां अच्छे से बीत रही होंगी और सभी ने शादियों की खूब मस्ती की होगी। अपने अपने रिलेशन में आप लोग शादियों में गए होंगे, प्लस कोई अपनी नानी के यहाँ गया होगा, फिर कोई अपनी मौसी के यहाँ गया होगा, कोई कहीं घूमने गया होगा और कुछ लोग अपने अपने गांव में एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा ही हो रहा होगा और इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा होगा वो सिर्फ बदमाशी हो रही होगी। तो आई होप आप लोग बदमाशी नहीं कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे या अपने रिलेटिव के साथ कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो इस नए सत्र का 2023 और 24 जो बोर्ड परीक्षा है आप लोगों की, इस नए सेशन का मैं क्लास टेंथ के एसएसटी पोर्शन के हिस्ट्री सब्जेक्ट का ये पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे आज मैं जो पहला चैप्टर है उसके एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा और उसको यहाँ समझाने का प्रयास आपको करूंगा। ये हिस्ट्री का पहला पार्ट जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अच्छा, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है, राष्ट्रवाद का उदय ये पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, लेकिन इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको मैं अलग अलग करके डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। जब मैं छोटे छोटे पार्ट में उस पूरे चैप्टर को ख़त्म करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसे आसानी से समझेंगे। ठीक, आप ये हरदम याद रखिए कि आपका बोर्ड है और बोर्ड में पूरी ईमानदारी से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अगर जो आप ये नहीं करते हैं तो ये एकदम मान लीजिए कि आपकी सफलता पूरी संदेह में है। और बोर्ड जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा होती है उसी तरीके से बोर्ड परीक्षा है। किसी भी प्रकार की आप कहीं से इधर उधर की किसी भी हेल्प की गुंजाइश मत समझिए। जो हेल्प है वो आप खुद अपनी कर सकते हैं और हम आपकी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो मैं आपको बताऊं उसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए और रिवीजन करिए। और अगर जो कोई डाउट आपके मन में है या क्वेश्चन कोई ऐसा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको यहाँ जरूर पूछें। फिलहाल मैं ये पहला चैप्टर जो है क्लास 10th के एसएसटी पोर्शन का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, उसमें जो राष्ट्रवाद है उसको यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा और आप उसको अच्छे से सुनिए, समझिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ समझने की जरूरत, जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये कहानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ये आज की नहीं है। ये कहानी 19वीं शताब्दी जब शुरुआती दौर में है उस समय की है। यूरोप महाद्वीप है एक, आपको पता है यूरोप एक महाद्वीप है। उस महाद्वीप में 19वीं शताब्दी के आसपास जो भी इमर्जिंग कंट्रीज थे, जो भी देश विकसित हो रहे थे, तो विकसित जब वो देश हो रहे थे तो वहां पे राजशाही की सत्ता थी। राजशाही की सत्ता का मतलब वहां पे राजा का शासन था। अच्छा, जब वहां राजा के शासन की व्यवस्था थी तो वहां पे जो शासन व्यवस्था थी वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरी तरीके से नियंत्रित की जाती थी, क्योंकि राजा सुप्रीम पावर होता था। अच्छा, जो सुप्रीम पावर होगा वो अपने पूरे ताकत को अपने पूरे देश के ऊपर क्या होगा, देश के ऊपर उसका प्रभाव डालेगा और अपने हिसाब से पूरी कंट्री को, पूरे देश को कंट्रोल करता था। ठीक, ये सारी व्यवस्था यूरोप में थी, क्योंकि यूरोप में क्या था, यूरोप में राजशाही थी, यानी राजा का शासन था। आज के तरीके का नहीं था कि अलग अलग देश है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया है और पुर्तगाल है, स्पेन है। ऐसा अलग अलग टाइप का देश नहीं था और वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टाइप भी नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ राजा थे और वो राजा अपने मन माफिक अपने देश को चलाते थे। अपने देश की पूरी शासन व्यवस्था सिर्फ जो है, मतलब एक सिंगल हैंड से वो पूरे देश को कंट्रोल करते थे। अच्छा, उनकी पॉलिसी अच्छी थी या बुरी थी, उनकी नीति अच्छी थी या बुरी थी, इसका उनसे कोई जवाब पूछने वाला भी नहीं होता था। भाई राजा है, सबसे बड़ा है, कोई भी उससे पूछेगा तो उसका मूड खराब होगा, वो उसको क्या करेगा,
मरवा देगा। अच्छा, जब इस जान के डर से कोई कुछ पूछता भी नहीं था। खैर, ये वहां का 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ये यूरोप के समाज की व्यवस्था थी जो राजशाही की व्यवस्था से नियंत्रित की जाती थी, जो राजा के शासन के द्वारा संचालित होती थी, और कोई भी राजा के शासन को चैलेंज करने का साहस नहीं कर सकता था। हम यहां पे जानेंगे कि ये व्यवस्था क्या, और इस व्यवस्था के बाद ये जो राष्ट्रवाद है ये कहां से आया। इन चीजों के बारे में हम एक दूसरे को जोड़ेंगे और फिर राष्ट्रवाद को क्लियर करेंगे। अच्छा, यहां पे समझिए, जो ये राष्ट्रवाद है, यूरोप में हमने जान लिया राजशाही थी, राजतंत्र था। तो जब राजतंत्र है तो वहां पे क्या है, जनता के ऊपर राजा अपने शासन व्यवस्था को थोपते था। वो कोई भी आदेश निकाल देता था, चाहे किसी भी चीज पे टैक्स लगाने का हो, चाहे कहीं किसी देश के साथ युद्ध करने का हो, चाहे किसी को भी फांसी देने का हो, ऊल जलूल नियम का फरमान वो निकालते रहता था। अगर जो राजा बुद्धिमान रहता था, दूरदर्शी रहता था, तब तो उस देश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती थी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर जो उस देश के राजा बेवकूफ निकल गया, मूर्ख निकल गया, अदूरदर्शी निकल गया, तब तो उस देश का भगवानी मालिक है। तो ऐसी ही स्थिति वहां पे यूरोप के अधिकांश देशों में होने लगी। कुछ तो राजा ठीक थे, वो अपने देश को संभाल ले जा रहे थे, लेकिन कुछ राजा निहायत ही बेवकूफ और अदूरदर्शी थे। इन्हीं राजाओं के चलते जो जनता थी वो त्रस्त थी। राजा के अलग अलग तरीके का टैक्स लगा देना, कर लगा देना, किसी भी देश के साथ युद्ध कर देना, और जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने जनता के लोगों को अपराधी बना के फांसी दे देना। ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जनता के अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हो जाता था। अच्छा, जो ये आक्रोश था ना, ये किसके खिलाफ था, उस राजशाही व्यवस्था के खिलाफ था। तो जो वो राजशाही व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को चुनौती देने वाला जो विचार पैदा हुआ वो राष्ट्रवाद था। वो राष्ट्रवाद क्या हुआ, अब देखो, राजशाही को चैलेंज किया राष्ट्रवादी विचार ने। अच्छा, इस राष्ट्रवादी विचार को कोई एक व्यक्ति जो अपने देश को बहुत प्यार करता था, देश के प्रति उसकी परम भक्ति थी, ठीक ना, अपने देश के लोगों को वो महान और अपने देश को महान वो समझता था। इस व्यक्ति ने इस विचार को अपने देश के लोगों को दिया और कहा, ये जो राजशाही व्यवस्था है ये हमारे लिए हर हाल में बहुत नुकसानदेह है, इसलिए हमें राष्ट्रवादी विचार के साथ खड़ा होना है और अपने देश का शासन करना है। अब ये व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था इस प्रकार है। देखो, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद जो विचार होता है कि एक देश है तो वो देश क्या है, कितना लंबा है, कितना बड़ा है, ऐसा नहीं है, उसकी एक निश्चित सीमा है कि हाँ ये इतना ही बड़ा है। जैसे भारत देश की एक निश्चित सीमा है, ये इतना ही बड़ा है, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये एक राष्ट्र है। भारत क्या हुआ, एक राष्ट्र है। अच्छा, ये एक राष्ट्र है और यहां के जो भी लोग हैं, जो समूह यहां पे रहता है, वो सब क्या हैं, वो सब के सब हमारे राष्ट्र के लोग हैं, वो हमारे राष्ट्र के लोग हैं। अच्छा, अब हमारा राष्ट्र है, क्योंकि हमारे राष्ट्र की सीमा है, ये पूरा मेरा राष्ट्र है। अच्छा, ये हमारे राष्ट्र के लोग हैं, तो फिर ये विचार क्या बना, राष्ट्रवाद का विचार बना। अच्छा, जो विचार बना, एक विचार बना, क्योंकि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक विचार बना, तो ये जो एक विचार बना ना, ये राष्ट्रवाद का विचार बना। यानी हम अपने देश के प्रति भक्ति रखते हैं, अपने देश के प्रति समर्पण रखते हैं, अपने देश के लोगों को महान समझते हैं, अपना ही देश महान है, ये राष्ट्रवाद है। अब उसके बाद हमने अपने देश के का प्रतीक के रूप में एक झंडा निर्धारित कर दिया। वो क्या होगा, वो हमारे एक राष्ट्रवाद का प्रतीक हो गया। जैसे भारत का तिरंगा झंडा क्या है, अपने राष्ट्र का प्रतीक है, यानी हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो इस तरीके की जो विचारधारा, ये हमने भारत का उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास किया कि राष्ट्रवाद की विचारधारा कैसे बनती होगी, ठीक। तो इसी तरीके की, अब ये आज के समय का ये भारत है। हम 19वीं सदी के शुरुआती दौर में चलते हैं, जब भारत ऐसा नहीं था। हम यूरोप को समझने का प्रयास कर रहे हैं आपके पाठ के हिसाब से। तो आपके पाठ के हिसाब से जब हम यूरोप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे जो राष्ट्रवाद पनपा, वो इन्हीं विचारों से पनपा। एक निश्चित सीमा, एक समूह, एक विचार और एक झंडा, ये सारी चीजें मिलके एक देश बना। अच्छा, ये जो देश बना, इस देश के प्रति जो भी समर्पण की भावना है हमारी, जो भी प्रबल देशभक्ति की भावना है, वही तो राष्ट्रवाद है, वही राष्ट्रवाद है।
अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति भक्ति और अपने देश के प्रति अपने पूरी योग्यता, कुशलता और अपने प्राण, हर चीज के न्यौछावर कर देने का जो एक विचार है, यही राष्ट्रवाद है। अब हमें यह समझ लिए हम कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अब यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो कहां से शुरू होता है, उसका क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव हुआ, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखो यहां पे क्या है, हम अभी राष्ट्रवाद को समझ लिए क्या है। अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो सेंटर पॉइंट है, जिस जगह से राष्ट्रवाद पैदा होता है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो वो देखो यहां पे है, यूरोप में एक बहुत प्रसिद्ध और महान देश रहा है फ्रांस। फ्रांस में ही 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। 1789 में यह क्या होती है, फ्रांस की क्रांति होती है। अच्छा, इस फ्रांस की क्रांति ने ही राष्ट्रवाद के विचार को प्रबलता, मतलब पूरी ताकत के साथ यूरोप में फैलाया और प्रसारित किया। अब हमने बताया कि राष्ट्रवाद क्यों आया। राष्ट्रवाद का विचार किसी विचारधारा के विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। तो फ्रांस में भी यही था, जो वहां की राजशाही थी, जो वहां का राजा था, जो वहां के राजा की व्यवस्था थी, वो ऐसी थी, पूरी तरीके से तानाशाही वाली थी। देश को अपने हिसाब से चलाना, किसी की बात ना मानना, अपने विचार को और अपनी ही सोच को अपनी जनता के ऊपर थोप देना, वो अच्छी है बुरी है बिना ये जाने ही अपनी जनता के ऊपर थोप देना। कोई चीज अच्छा नहीं लगा किसी दूसरे देश का तो उसके ऊपर हमला कर देना। ये सारी चीजें ऐसी थी ना कि एक तानाशाही विचारधारा वाली चीजें थी जो राजा के साथ जुड़ी हुई थी। और जनता क्या थी, राजा से त्रस्त थी, क्योंकि राजा उल्टा पलटा टैक्स लगा देता था, जनता से पैसा वसूलने लगता था। अनाज का उत्पादन हुआ है या नहीं हुआ है इससे उसको मतलब ही नहीं था, बस कर लगा दो। अब वो जनता कहां से देगी, वो जनता का खून ही पीते थे। तो ऐसी स्थिति में क्रांति की स्थिति बन गई कहां पे, फ्रांस में। और जो विचारधारा प्रबल रूप से पैदा हुई उसका नाम था राष्ट्रवाद। ठीक, और यह कहानी शुरू होती है फ्रांस के शासक लुई 14वां से। लुई 14वां से जब फ्रांस की क्रांति के समय जो राष्ट्रवाद का विचार पनपा, वो लुई 14वां के समय से ही पनपना शुरू हो गया। हम कहानी वहीं से शुरू करेंगे। अभी के लिए आप इसको समझेंगे, ठीक, इसे रिवाइज करेंगे। और अगर जो कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप उसको मैसेज के थ्रू या जैसे भी हमसे आप पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक, उम्मीद है आपका दिन अच्छा होगा। कुछ और बेहतर आपके लिए मैं लाने का प्रयास करूंगा और आप भी इसमें लगातार सहयोग करिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तभी तो मुझे उत्साह मिलेगा। ठीक, चलिए, गुड लक।